हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि अमोक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम घटना चक्र के जो हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, इसमें आज हम राष्ट्रीय प्रदेश के तीसरे लेक्चर को लेकर आए हैं, जिसमें उस कल हम लोगों ने दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना को देखा था। आज उसके आगे देखते हैं क्या है। सेला सुरंग। सेला सुरंग दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 फरवरी को कहा कि सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। आधारशिला रखी थी और 9 फरवरी 2019 को इसकी आधारशिला रखी थी, जिसे हाल ही में इसे समर्पित किया गया। पूरा 9 मार्च, इधर ध्यान दीजिएगा, 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे सेला सुरंग, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और इसको क्या किया, राष्ट्र को समर्पित किया। यह सुरंग जो निर्माण किया गया है बीआरओ के द्वारा किया। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था। कौन सा प्रोजेक्ट है दोस्तों? एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, जिसका नाम क्या था प्रोजेक्ट का? इधर एक सेकंड रुक जाइएगा। ये है प्रोजेक्ट प्रवर्तक। कौन सा है? प्रोजेक्ट प्रवर्तक। प्रोजेक्ट प्रवर्तक के तहत इसके निर्मित किया गया है। यह समुद्र से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, और यह जो काम करेगा असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। ठीक, इधर आइएगा। और इसे जो निर्माण करने वाली जो कंपनी है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि द्वारा किया गया है, एक निर्माण किया गया है, और यह विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग है। ठीक दोस्तों, 13,000 फीट पे विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला पूछा जा सकता है कि सेला सुरंग कहाँ है। पहला ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन बना, तो सेला सुरंग कहाँ पे, सेला के बारे में पूछा जा जाएगा। दूसरा, अगर थोड़ा सा हार्ड बनाएगा तो ये बनाएगा ये किसको किसको जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। अच्छा, अगर और थोड़ा सा पूछेगा तो पूछेगा प्रोजेक्ट प्रवर्तक किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट प्रवर्तक किससे संबंधित, और क्वेश्चन अगर बनाएगा डाला तो इसका उद्घाटन किसने किया, या एक अच्छी लाइन यहाँ पर, विश्व की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग कहाँ पे है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा तो ये ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए कि यह सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग बन गई। कैसे? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सा, उसका आंसर क्या होगा? सेला सुरंग। ठीक है, आगे चलिए। ब्राक्सला पुल को मान्यता, ब्रांक्सा पुल को मान्यता 8 मई 2024 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या किया गया है? लंदन द्वारा लद्दाख में स्थित ब्राक्सा पुल। कहां पे है ब्राक्सा पुल? लद्दाख में, ध्यान दीजिएगा, लद्दाख में है। और क्या किया गया है? सबसे ऊंचे एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सीरियस कर दूं। ठीक, सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल। कैसा है ये? सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल है ये, और यह श्योक नदी पे निर्मित किया गया। कहाँ निर्मित किया गया? श्योक नदी पे निर्मित किया गया। किसके द्वारा निर्मित किया गया? बीआरओ द्वारा निर्मित किया गया है, और 14,900 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है सौर की प्रतिमूर्ति। अब ध्यान दीजिएगा, लचित बुरफुकन, इनका जो जन्म हुआ था, इनकी एक प्रतिमा भी स्टैटिक पहले बाद में देखते हैं, पहले करंट देखते हैं। क्या है करंट इसमें? करंट इसका ये है, करंट देखिएगा, करंट ये है कि 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरहाट असम में कांस्य की प्रतिमा लचित बुरफुकन की अनावरण किया। यह प्रतिमा कुल 84 फीट की है, और इस प्रतिमा के 41 फीट की क्या मंच आसन है। कुल प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 125 फीट। ऊंचाई नहीं मतलब आपसे बस इतना ध्यान देना है, लचित बुरफुकन की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। ठीक, और इन्हीं की प्रतिमा को क्या किया गया है? सौर की प्रतिमूर्ति स्थापित किया गया है। और कौन इसके शिल्पकार कौन थे? रामवीर सुतार जी साहब थे। ठीक, आगे देखिएगा। अब इनके लचित बुरफुकन के बारे में देखते हैं, कौन थे ये 24 नवंबर 1622 से 25 अप्रैल 1672 तक असम के अहोम साम्राज्य के शाही सेना के जनरल थे। और लचित बुरफुकन उनकी सेना को मुगल को पराजित किया। जब मुगल आक्रमण कर रहे थे, ध्यान दीजिए कि इस वक्त खास करके शाहजहां के जो शासनकाल था, और औरंगजेब, इन्होंने कई बार, ये देखिए, औरंगजेब और मुगलों की सेना को इन्होंने कई बार पराजित किया था। फिर 1671 में लड़े
सराय घाट, अगर पूछा जाए सराय घाट का युद्ध किससे संबंधित है? असमिया सैनिकों को प्रेरित किया, क्या प्रेरित किया? मुगल को करारी हार। उन्होंने असमिया जो सैनिक थे उनको इतना प्रेरित किया कि मुगल सेना उनके हार का सामना करना पड़े। ठीक दोस्तों, खैर 2022 में इसे 400वां जयंती मनाया गया था, ऐसा नहीं मतलब है, लेकिन 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तर के लिए इंपॉर्टेंट है कि लचित दिवस किससे संबंधित है। और सौर की प्रतिमूर्ति कहाँ स्थापित किया गया? अब प्रश्न अगर पूछेगा कि सौर की प्रतिमूर्ति कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ होगा? असम होगा। किससे संबंधित है? लचित बुरफुकन से संबंधित है। अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। किससे संबंधित? अहोम साम्राज्य से संबंधित है। अगर पूछा जाए सराय घाट का युद्ध किससे किसके बीच में हुआ, तो मुगल और लचित बुरफुकन के बीच में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ और है, एकात्मा की मूर्ति कौन था? अभी आपको पता होगा, जो एमपी में स्टैचू ऑफ वननेस की स्थापना किसने किया है? कि एमपी में स्थापित किया गया। और किससे संबंधित है? ये गुरु आदि शंकराचार्य से संबंधित है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं मतलब है आपसे। और कहाँ पे? थोड़ा अंकलेश्वर मानधाता पर्वत पर स्थापित। ये पुराना न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस से नाम है तो समझ लो अंबेडकर साहब का है। किसका है? अंबेडकर का है। कहाँ पर स्थापित हुआ है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ है। स्टैचू ऑफ जस्टिस बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है। काहे की है? कांस्य की है और 125 फीट की है। कितनी? 125 फीट की है। और इधर ध्यान दीजिएगा, बस इतना, बहुत ज्यादा नहीं। संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय, नोट फॉर वोट पर मामला। आपको पता है कि पहले जो संसद हुआ कि संसद के सदस्य होते थे तो किसी से भी वोट पैसा लेकर किसी के पक्ष में कोई भी मतदान कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हाल ही में सीजीआई ने एक निर्णय पारित किया कि सीजीआई मतलब जो सीजीआई आपके डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने एक निर्णय किया कि क्या कहा कि सीता सोरेन बनाम भारत संघवाद, एक मुकदमा चल रहा है सीता सोरेन भारत संघवाद में कि 2024 को 4 मार्च 2024 को कहा 1998 की इनका एक फैसला था पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य के मामले को उन्होंने पलट दिया। उनका जो निर्णय दिया गया था पीवी नरसिम्हा राव के मामले में, जो उसको 5 न्यायाधीशों ने दिया था निर्णय को, उसको सर्वसम्मति से खारिज कर दिया और कहा न्यायालय ने इस फैसले के उपरांत संसद तथा विधानमंडल सदस्यों को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के तहत प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है, पहले जो संसद सदस्य होते थे या विधानसभा के सदस्य होते थे, अब ये क्या करते थे? संसदीय विशेषाधिकार के तहत बच जाते थे कि कहीं रिश्वत लिए, कुछ लिए, संसद में भाषण दिए और उनको इस प्रकार से रक्षा हो जाती थी कि भैया भाई साहब हमारे पास तो इधर देखिए अनुच्छेद 105 है, क्या दिया गया इस अनुच्छेद में, भैया हमें विशेषाधिकार है, आप कैसे हमें कुछ कर सकते हैं। और 194 राज्य विधानमंडल थे, ये बच जाते थे। इसीलिए क्या हुआ, हाल ही में सीजीआई ने कहा, सीजीआई के 7 खंडपीठों ने कहा, जो 7 सदस्य थे उन्होंने कहा भाई साहब ये गड़बड़ है, अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा लेके वोट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचार था, आप सीधे भ्रष्टाचारी हैं। दुनिया भ्रष्टाचार कर, आप इससे बचे रहेंगे। ठीक दोस्तों, इतना ध्यान दीजिए कि किससे संबंधित है और संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। ठीक है, एग्जाम पूछा जा सकता है स्टैटिक के रूप में और ये केस भी पूछा जा सकता है। अगला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आपको पता है कि जो यूएनएफसीसी का ग्लासगो में सम्मेलन हुआ, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP26 में कहा था कि हम 2030 तक 500 गीगावाट क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा या गैर जीवाश्म ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। इसी के मद्देनजर हाल ही में, चूंकि हमें क्या करना है, अगर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करना है तो सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया, हाल ही में सरकार ने क्या काम किया, सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर योजना को लॉन्च किया। सूर्य घर योजना का मतलब क्या है, आगे देखते हैं। 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर योजना को लॉन्च किया। इसका मतलब क्या, मुफ्त बिजली हर घर को मंजूरी प्रदान करना। इसमें क्या है, 13 फरवरी 2024 को
13 फरवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया गया। अगर पूछा जाए लॉन्च कब किया, तो 13 फरवरी को। कैबिनेट की मंजूरी कब मिली, क्या होगा 29 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसके तहत देश में 1 करोड़ घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली के तहत स्थापना का लक्ष्य किया गया। मतलब 1 करोड़ घरों को, देश के 1 करोड़ घरों को क्या किया जाएगा, बिजली का मतलब को सौर ऊर्जा प्रणाली के प्लेट वगैरह लगाए जाएंगे। बस इतना ध्यान दीजिए, बस बहुत ज्यादा नहीं। इसमें क्या थोड़ा सा एक लाइन और, प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली प्रदान की जाएगी, वो भी निःशुल्क। खैर, और कुल इसका व्यय कितना है, 75,021 करोड़ रुपए। ठीक, आगे देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ठीक, इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक सौर ऊर्जा का प्रणालियों के लिए उस प्रणाली के 7% तक राशि भुगतान की जाएगी। खैर, दर्शाइए एक थोड़ा सा आदर्श गांव। देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु अनुकरणीय उदाहरण, मतलब एक रोल मॉडल का काम करेगा ये आदर्श गांव, कि भाई साहब ये गांव देखो 100% सौर ऊर्जा से चल रहा है, तो आप भी इसे अपनाइए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। अब पता है दोस्तों सुकन्या कार्यक्रम क्या है। उसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, देखिएगा। बोइंग मतलब स्वाभाविक मतलब है कि यह विमानन संबंधित कोई होगा। क्या है, विमानन क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण। अगर पूछा जाए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या है, क्या होगा उसका आंसर, कि विमानन के क्षेत्र में महिला का सशक्तिकरण। क्या है इसमें, देखिएगा। देश भर की बालिकाओं और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम, जिसे हम स्टेम कहते हैं, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्किल को अवसर सीखने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, आगे चलिएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा, बस किससे संबंधित है। आगे आगे ये देखते हैं क्या है इसमें। आगे है BIETC परिसर। क्या है, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। कहाँ स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में क्या किया, इस सेंटर का उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया, PM जी ने किया। कहाँ पे है ये, बेंगलुरु में। बस इतना ध्यान दीजिएगा बस। बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। अब बोइंग जो कंपनी आपको पता है अमेरिका की है, और वो भारत में जो निर्माण कर रही है, ये पहला उसका ऐसा केंद्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने तुमकुर कर्नाटक में HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र को स्थापित करने को समर्पित किया। आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, और आपके PCS में पूछा भी गया था, ये PCS पूछा गया था कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो क्या नाम है, वहां पे बेंगलुरु में, तुमकुर। PCS पूछा हुआ प्रश्न है। अगर स्वाति पोर्टल क्या है दोस्तों, 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित इंडियन नेशनल साइंस INSA में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। स्वाति पोर्टल क्या है, साइंस, वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि महिलाओं का साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन क्षेत्र में सहभागिता को बढ़ाना। ठीक है, इसका लक्ष्य है। यह भारत का अपनी तरफ पहला पोर्टल है। यह पोर्टल संपूर्ण संवादात्मक डाटाबेस है। ठीक, आगे चलिएगा। चुनावी बॉन्ड योजना। दोस्तों आपको पता है 2018 में से केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसको क्या किया था, इसकी शुरुआत किया था। इसमें क्या था, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो चंदा इकट्ठा करते थे, वो पहले इन हैंड या कैश या जैसे भी लेती थी चुनावी चंदे। अब क्या किया गया था, 2018 से एक चुनावी बॉन्ड योजना लाया गया था, जिसके तहत कहा गया था कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उस बॉन्ड के तहत क्या करेंगी, पैसा लेंगे। जो भी देगा, चाहे कंपनी दे, चाहे व्यक्ति दे, कोई भी दे, कोई भी कॉर्पोरेट देता है तो बॉन्ड खरीदेगा, उसके तहत देगा। इसे हाल ही में जो न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। क्यों, क्या, कब का, 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक करार कर दिया। इसका रद्द करने का निर्णय दिया। क्यों कहा भाई साहब, देखते हैं।
इसकी 5 सदस्यीय खंडपीठ थी और नाम नहीं याद रखना, फिर सीजीआई थी, इसमें ध्यान देना। क्यों कहा इसको? कहा कि संविधान अनुच्छेद 19 एक ए, अनुच्छेद 1 ए के तहत मतदाता के सूचना के अधिकार को उल्लंघन करता है। बेस क्या दिया? तो अनुच्छेद 1 ए में जो मतदाता का सूचना का अधिकार, इसका उल्लंघन कर रहा है। और उच्चतम न्यायालय ने नए चुनावी बांडों को जारी करने पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में चुनावी बांड योजना के साथ साथ लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29C, वित्त अधिनियम 2017 धारा 137 और कंपनी अधिनियम, ये सभी सबको मतलब समझिए असंवैधानिक घोषित कर, सब कुछ नहीं रटना है, बस इतना ध्यान देना है बस। आगे आगे चलिएगा। और कहा राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट वित्त पोषण की अनुमति प्रदान करना संविधान ने अनुसूची 14 का, संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन का। कहा कि ये भाई साहब, ये जो आप असीमित वित्त पोषण पा रहे हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 14 का क्या है? उल्लंघन है। ठीक है, आगे है। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बांडों को जारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, आपको पता है ये जो बॉन्ड था भारतीय स्टेट बैंक में खरीदा और विनिमय किया जाता था, और इसके बाद राष्ट्रीय मतलब भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। ठीक दोस्तों, अब इसे न्यायालय ने मतलब जो चुनाव आयोग ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए कि भाई चंदे किससे कितना प्राप्त हुआ। खैर इसमें सब ज्यादा बीजेपी को, दूसरा आईएनसी को, दूसरा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को, तीसरा आईएनसी को, चौथा भारत राष्ट्र समिति को, और फिर पांचवा बीजू जनता दल को। खैर आगे चलिए। चुनावी बांड योजना क्या था? यह चुनावी बांड योजना चुनावी बांड एक ऐसा बांड है जो वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता था। धारक के लिए बैंकिंग उपकरण होता था। वह खरीदने वाले और प्राप्त करने वाले का नाम नहीं लिखा जाता। ध्यान ध्यान, जो खरीद रहा है, जो बेच, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, न लेने वाले न देने वाले का। और क्या था इसमें? 1000, 10,000, 1,00,000 और इतने रुपए में 10 लाख या 1 करोड़ रुपए में इसमें जारी किए जाते थे। और 15 दिन जो खरीदता था, 15 दिन के अंदर इसे भजा लेता था। ठीक दोस्तों, और अगर न कर पाए, मान लो कोई नहीं भजा है, तो उसे प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत ये पैसा चला जाता था। ठीक, दोबारा वापस नहीं होता था। आगे चलते हैं। आगे है, हाल ही में भारत रत्न दिया गया 5 लोगों को। आपको पता है भारत रत्न की शुरुआत 1954 से शुरू हुई है। अब तक कुल 53 लोगों को दिया जा चुका है। इसके पहले 48 लोगों को दिया, 48 पुरुष और 5 महिलाओं को दिया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 30 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न दिया। किसको किसको दिया था? कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और 31 मार्च को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिल्ली पे स्थित उनके आवास पे ही जाकर दिया था। ठीक, आडवाणी को छोड़कर सभी विभूति मरणोपरांत, यानी आडवाणी साहब जिंदा है, बाकी सब भगवान को प्यारे। पीवी नरसिम्हा राव भारत रत्न उनके पुत्र, खैर इसे नहीं मतलब है कौन क्या लिया, खैर इसे बताइए थोड़ा सा इनके देखने। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिक थे, शिक्षक थे। इन्हें बिहार के जननायक, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकुर, बता दे रहे हैं, यहाँ से पूछा जाएगा 100%। खुलासा पहले से क्वेश्चन पक्का है, डट के जाइएगा। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण इन्होंने लागू किया था और उन्होंने बिहार में काफी सुधार किया। 2 बार वहां के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी है। ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे और 2002 से 2004 तक उप पीएम रहे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह 79 से मतलब जुलाई से लेकर जनवरी तक 1980 तक के क्या थे? पीएम थे, और 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे। ये पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। पॉलिटिकली क्यों? एक तो पहला ये है, उत्तर प्रदेश का कौन सा सीएम है जो प्रधानमंत्री के रूप में हुए? चौधरी चरण सिंह थे। ठीक, इसकी ध्यान दीजिएगा। और भूमि सुधार इन्होंने शुरू किया था। पीवी नरसिम्हा राव, आपको पता है एलपीजी सुधार लाए, सबसे बड़ा सुधार एलपीजी उदारीकरण इनके शासनकाल में हुआ। एक व्यापक आर्थिक सुधारीकरण इन्होंने किया और 1991-96 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक, भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक भी कहे जाते हैं। अगर पूछा जाए भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक किसे कहा जाता है, क्या नाम है? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एमएस स्वामीनाथन कौन नहीं जानता, और ये भी आप जानना भी जरूरी है। क्या है? एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की क्या किया? जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। बस इतना ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा आपसे मतलब नहीं है। राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र का उद्घाटन आपको पता है, पहले नीचे आते हैं कि 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र शोध केंद्र का उद्घाटन किया। कौन किया? नीतीश कुमार ने। कहाँ किया? पटना में। इसका केंद्र कहाँ पे? पटना में है। और एशिया का यह भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र, यानी ना तो भारत में ऐसा केंद्र था पहले, ना तो पूरे एशिया में ऐसा केंद्र था जो डॉल्फिन के लिए निर्धारित हो। ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र लक्ष्य डॉल्फिन अनुसंधान के लिए व्यापक सुविधाओं के रूप में कार्य करना है। ठीक है, जिसमें एक छत के नीचे सभी आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान दीजिए बस कौन कहाँ पे है। आपको पता है कि डॉल्फिन की कई प्रजातियां इधर आइएगा विश्व में, जो मीठे पानी और खारे पानी में पाई जाती हैं। कुल 6 प्रजातियां हैं, और जिसमें अमेजन डॉल्फिन, सिंधु डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन, टुकजी डॉल्फिन और यंगत्से डॉल्फिन है। ठीक है, थोड़ा सा देख लें। अभी पिछली बार पीसीएम पूछा गया था डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। कब होता है दोस्तों? 5 अक्टूबर को होता है। और कुल नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा भी स्थापित किया गया था। कब? 24 अक्टूबर 2023 को किया गया था। कुल 11 देश इसमें शामिल है। कहाँ हुआ था ये? ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ फॉर रिवर डॉल्फिन 2030 बाय 2030। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है ये? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। हाल ही में देवभूमि द्वारका गुजरात के कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक जिला है। द्वारका जो एक जिला है, इस जिले के में स्थित द्वारका नगर हिंदुओं के 4 पवित्र स्थल, 4 धाम कौन कौन से जानते हैं आप सभी लोग? पता होगा कौन कौन से? बद्रीनाथ, उत्तराखंड, द्वारका और गुजरात, पुरी, जगन्नाथ, उड़ीसा, रामेश्वर, तमिलनाडु। ये 4 क्षेत्र हैं, जिसमें से एक ये है। द्वारका जो है बेयर द्वीप स्थित है। बेयर द्वीप पूछा गया प्रश्न है, कहाँ पे है? इसमें देखिए नया क्या है, अभी देखते हैं। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। कहाँ पे है यह सेतु? ओखा मुख्य भूमि को बेटा द्वारका द्वीप से जोड़ता है। अगर पूछा जाए बेटा द्वीप कहाँ है, पहले चीज तो ये होना चाहिए। प्लस ये जो सुदर्शन सेतु है किसको किसको जोड़ता है? क्या? ओखा मुख्य भूमि को बेटा द्वारका द्वीप से जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ज्ञातव्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सेतु की आधारशिला रखी। ठीक है, आगे चलते हैं। सुदर्शन सेतु की कुल लंबाई कितना है दोस्तों? 2.32 किलोमीटर है, और इसमें 9 मीटर लंबा केबल लगा हुआ है। ठीक, और वह देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु। ध्यान देना है, अगर पूछा जाए देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन सा है, उसका यही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 लेन है, सब बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ध्यान देना है बस। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्ध सह योजना क्या है? इसमें वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को, आपको पता है इसका मतलब ये है कि जो मत्स्य क्षेत्र है, जो लोग मछली का पालन करते हैं, उनके क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग को लाना ही और उनको एक कोल्ड चेन प्रदान करना ही इस योजना का लक्ष्य है। 8 फरवरी 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्ध सहकार योजना को मंजूरी प्रदान की। क्या है इसमें? कब प्रदान की? फरवरी 2024 में। क्या कहा गया इसमें, देखते हैं। सितंबर 2024 के केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया। किसके द्वारा? राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया। क्या है इस क्षेत्र में? एक उपयोजना है किसका? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें क्या है? इस 4 वर्षों को 2023-24 लेकर 26-27 तक के लिए किया गया है, और इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में औपचारिक बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, इसको यहां से पढ़ते हैं। क्या इसमें? 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया गया। और इसमें समान नागरिक संहिता आपको पता है अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है कि, और इधर ठीक डीपीएसपी जो है आपका, डीपीएसपी में उसमें आपको लिखित किया गया अनुच्छेद 44 की समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। यह देश का पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को पारित किया गया। ठीक है, 11 मार्च 2024 को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति मुर्मू ने समान नागरिक संहिता की उत्तराखंड के विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। ध्यान देना है, इस विधेयक की स्वीकृति राज्यपाल ने नहीं दिया है,
अगर पूछा जाए क्या इस विधेयक की स्वीकृति राज्यपाल ने दिया, नहीं, इसका जो स्वीकृति दिया है राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं दिया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, ये आप सभी लोग जानते हैं, नागर शैली से संबंधित है। खैर यहाँ स्पष्ट नहीं बनने वाला, मैं आप साफ बात बता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं पढ़ने कितना बहुत ज्यादा। खैर अगला न्यूज क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नेहा सेवा सेवा अटल सेतु, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान दीजिएगा। क्या है ये? 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नेहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह जो है शिवड़ी दक्षिण मुंबई से नेहवा यानी नवी मुंबई को जोड़ेगा। भारत का सबसे लंबा पुल होगा। अभी आपने केबल वाला पढ़ा था कहाँ? द्वारका में। और ये क्या है? सबसे लंबा पुल है। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा, तो ये क्या होगा? यही होगा, अटल सेतु। और यह विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु है। इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लंबाई कितनी है और किसको किसको जोड़ता है? शिवड़ी और नेवा को जोड़ता है, यानी पुरानी दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई को जोड़ता है। ज्यादातर है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग किया गया है। आपदा रोधी है, यार ये सब कहानी वाली चीज है। आगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, यार हम लोग इसे दोबारा पढ़ चुके हैं, खैर एक बार देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक, अभी हम लोग इसको दोबारा देख चुके हैं, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। ठीक है दोस्तों, आज ही हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। ठीक है, इस क्योंकि एग्जाम अगर दिसंबर में संभावित है, उसके बाद इस करंट अफेयर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं जो इसके पहले दिया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।